नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था पर। भारत की अर्थव्यवस्था कितना निर्भर है दूसरे देशों पर और कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं सही मायनों में, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रिया महाजन। डॉक्टर प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। और हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर सोमेश पाठक जी। सोमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। जी, तो आज हम अर्थव्यवस्था पर बात करने वाले हैं और मुझे लगता है कि काफी अच्छी चर्चा हमारी होगी, जो हमारे तमाम लिसनर्स के लिए तो उपयोगी होगी। साथ में जो हमारे लर्नर्स हैं उनके जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उस पर भी हम लगातार उनको फोकस करेंगे। तो सबसे पहले सोमेश जी के पास आना चाहती हूँ कि आज हम जिस अर्थव्यवस्था की भारत की बात करना चाह रहे हैं वो कहाँ पे चरमरा रही है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, रूस और यूक्रेन के जो युद्ध के जो अरसे से जो हालात बने हैं उसका असर कितना ज्यादा यहाँ पर पड़ा है, उस पर मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। सबसे पहले तो जो हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी लर्नर्स हमको सुन रहे हैं, उन सभी को गुड मॉर्निंग। और जो आज का टॉपिक है वो है रशिया यूक्रेन की क्राइसिस और उसका जो कॉन्सिक्वेंस, जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट बोल सकते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी पे पड़ रहा है। तो हम आगे बढ़े उससे पहले ये जानना जरूरी है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस क्या है। बेसिकली हम पहले ये जानेंगे तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पे एनेक्सेशन की तरह एक अटैक प्लान किया, जो कि हम सब न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स पे देख रहे हैं। तो अब इसका रीजन क्या था कि जो रशियन बॉर्डर्स है, यूक्रेन जो है वो रशिया से बॉर्डर करता है और यूक्रेन की ही एक आइलैंड जिसको बोलते हैं क्रीमिया, उसको 2014 में रशिया ने एनेक्स किया था। एनेक्स किया का मतलब होता है उसको डिफेंड अटैक करके उसे अपने पास रख लिया एक तरीके से। तो उसके बाद क्या हुआ कि रशिया, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम वो इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी अलायंस की तरह काम करती है, जिसमें 28 यूरोपियन नेशंस और यूएसए और कनाडा उसमें सम्मिलित हैं। तो रशिया का कहना ये था कि नेटो ईस्ट यूरोप वाले एरिया में अपनी नजदीकियां ना बढ़ाए। उससे क्या होगा कि उससे रशिया की जो सॉवरेन पॉलिसी है या सॉवरेन जो उसका एक नेशनल इंटरेस्ट पे थोड़ा खतरा आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यूक्रेन ऑलरेडी रशिया से थोड़ा परेशान था, क्योंकि 2014 में जो क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था। अब ये हुआ क्यों? अभी आप देखिए, 1991 से पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, इसमें 15 रीजन या 15 सोवियत रिपब्लिक्स थे, जिसमें से रशिया सबसे बड़ा और यूक्रेन उसके बाद नंबर पे आता था। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो यूक्रेन और रशिया की जो एथनिसिटी है, जो उनका आपस में एक मिलजुल का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो उनको एथनिकली वो बहुत ज़्यादा सेम है, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनका खान पान, उनका रहन सहन ऑलमोस्ट एक ही है। काफ़ी लोगों को पता होगा, पहले G8 जिसे हम बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 8 या ग्रेट 8 जिसे हम बोलते हैं, जिसमें इटली, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कनाडा अभी हैं G7 में। उसमें पहले रशिया भी था। तो 2014 में रशिया की हरकत के बाद जब उसने क्रीमिया पे अटैक किया या क्रीमिया को एक तरीके से अपना लिया, उसके बाद G8 से रशिया को हटा दिया, अब वो ग्रुप ऑफ 7 है। और ऐसे ही करते बहुत सारे जो वेस्ट जो नेशंस हैं, उन्होंने रशिया पे लगाया इकोनॉमिक सैंक्शन। इसका मतलब होता है कि रशिया अब बहुत कम इंपोर्ट कर पाएगा, एक्सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि जो वो चीज़ अपना उगाता है, जो वो प्रोड्यूस करता है, कोई भी कंट्री जब उगाती है तो उसे बाहर बेचना पड़ता है, सो दैट कि उससे पैसा आए और वो कंट्री की इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से चले। बट क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने, वेस्ट कंट्रीज जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए। आज के टाइम पे हम ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं, हर कंट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो किसी एक बड़ी कंट्री में जब कुछ ऐसा सैंक्शन लगाए जाते हैं तो उससे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है। अब जब ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया तो उसके बाद उसके क्या इफेक्ट आए, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हुए। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो सोमेश जी, काफी विस्तार से आपने बताया कि क्या रहा है पोजीशन यूक्रेन की और रशिया की और किस वजह से ये युद्ध हुआ है। तो इस युद्ध का जो प्रभाव पड़ा है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर, उस पर डॉक्टर प्रिया महाजन बताएंगे कि क्या क्या असर पड़ा है और क्या तैयारियां भारत उसके लिए कर रहा है। जी, सबसे पहले मैं अपने तमाम लर्नर्स को हेलो बोलना चाहती हूँ
और मैं ये आगे बताना चाहती हूँ कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, इसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी पे ही नहीं अकेले, बल्कि पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमी को इसने इफेक्ट किया है। इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ है, जो 24 फेब को जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया है, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ है हमारी स्टॉक मार्केट पे। 2 घंटे के अंदर अंदर ही जो सेंसेक्स था, जो हमारा बीएसई सेंसेक्स है, 2700 पॉइंट नीचे आ गया। तकरीबन 4.7% जो था वो सेंसेक्स नीचे गिर गया, क्योंकि काफी पैनिक क्रिएट हो गया था, इन्वेस्टर्स में नर्वसनेस आ गई थी और एकदम से सेलिंग शुरू हो गई शेयर्स की। इसके अलावा जो रशियन मार्केट थी वो 50% तक डिप कर गई। तो इसका सारा इम्पैक्ट एशियन मार्केट पे पड़ा। तो जो इसका इम्पैक्ट है स्टॉक मार्केट पे, वो आप देख सकते हो कि एकदम से मार्केट जो थी हमारे शेयर प्राइसेस वो एकदम से नीचे आ गए। 2 घंटे के अंदर अंदर ही ये सारा इम्पैक्ट देखने को मिल गया। अच्छा, इसका इफेक्ट जो है फर्दर, जो हमारा LIC का जो एक बहुत बड़ा IPO आया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कंपनी कॉर्पोरेशन है, हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO वो लेके आ रही थी। 6 लाख करोड़ की ये LIC की वैल्यूएशन है और 5% का IPO इसने अनाउंस किया था। मतलब 5% जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट अपना जो 5% स्टेक है LIC में, उसको सेल कर रही थी जनरल पब्लिक को। तो उसका ये जो वॉर चली है, ये जो वॉर हुआ है, उसका इम्पैक्ट हम LIC के IPO पे भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने 5 से 3.5% कर दिया IPO। कि पहले जो गवर्नमेंट 30,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करी थी, 30,000 करोड़ रेज कर रही थी जनरल पब्लिक से, अब उसने उसको घटा के 3.5%, तकरीबन 21,000 करोड़ कर दिया। तो आप देख सकते हो कि रशिया यूक्रेन का जो इम्पैक्ट था, किस तरह से हमारी इंटरनल, जो हमारे LIC का IPO है, जो मोस्ट अवेटेड IPO जिसको माना गया था, उस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। और फर्दर आप देख सकते हो कि इतनी अनसर्टेनिटी थी लोगों में कि जब ये IPO लिस्ट हुआ तो ये अपने इशू प्राइस से भी कम पे लिस्ट हुआ। मतलब जिन्होंने शेयर्स खरीदे, जिनको ये शेयर्स अलॉट हुए, वो इस समय लॉस पे चल रहे हैं। तो खैर, वो तो जो हमारे एक्सपर्ट है, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, तो वो तो यही कह रहे हैं कि अभी काम बनाए रखिए, नर्वसनेस, मतलब इसको सेल मत करिए, इसको रखिए। खैर, वो तो अलग बात है, बट आप देख सकते हो कि यूक्रेन वॉर से हमारे स्टॉक मार्केट इस समय कितनी वॉलेटिलिटी आ गई है, कितना अनस्टेबल हो गया है स्टॉक मार्केट इस समय। अब जब स्टॉक मार्केट गिर गई है, लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है, तो अब इसका इम्पैक्ट किस पे जा रहा है? इसका इम्पैक्ट हम पड़ा है हमारे गोल्ड प्राइसेस पे, क्योंकि जब लोगों ने पैसा निकाल दिया है तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो जो सबसे नेक्स्ट जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है वो गोल्ड ही माना गया है। तो अब पैसे निकाल के लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका ये इम्पैक्ट हुआ है कि गोल्ड के प्राइसेस इंडिया में रेज कर गए हैं। गोल्ड के प्राइसेस रेज कर गया। इसके अलावा हम जो 80% जो अपना क्रूड ऑयल है, जिसको कच्चा तेल कहते हैं, जिसको हम रिफाइन करके फर्दर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल बनाते हैं, 80% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और रशिया से हम 1% जो है क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी हाई है। उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो पेट्रोल है, डीजल प्राइसेस है, वो सब इंक्रीज कर गया है। और हमारा जो मेजर जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ये क्रूड ऑयल ही होता है। तो इससे जो हमारा इंटरनल जो हमारा बैलेंस है वो काफी इससे बिगड़ गया है। 80% हम लोग क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चंक जो हमारा जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो इससे ये हुआ है कि क्रूड ऑयल अगर महंगा हो गया है तो इसका जो असर है वो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स पे भी आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के जो प्राइसेस है, जो ये आपका फ्रेट चार्जेस है, वो इंक्रीज हो गया है। अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, जो कंपनीज है, अपनी जेब से तो पैसे खर्चेंगे नहीं। तो इससे क्या होता है कि कमोडिटी जो है, जो रॉ मटेरियल है या जो कमोडिटी है, जो फिनिश गुड्स है, उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई है, जिसके कारण हमारे जो जितनी भी चीजें हैं वो सब महंगी हो गई है। इस समय जितनी भी हमारी आप देख रहे होंगे कि काफी समय इन्फ्लेशन हाई हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा 80% जो सनफ्लावर ऑयल है, जो हमारा कुकिंग ऑयल है, जो हम अपने किचन में यूज करते हैं, वो हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो इस समय रशिया में भी वही सप्लाई चेन इस समय काफी डिस्टर्ब चल रहा है, काफी डिले हो रहा है इंपोर्ट जो हो रहा है। मैं आपको बता दूं, फरवरी 2022 में जो सनफ्लावर ऑयल की प्राइस थी वो 98 पर लीटर थी, 98 रुपीज पर लीटर। और इस समय जो सनफ्लावर ऑयल है वो 180 से 250 पर लीटर इसकी प्राइसेस हो गई। तो आप देख सकते हो कि डबल प्राइसेस हो गई है।
तो ये तो क्या इसका अल्टरनेट कुछ भारत सोच रहा है कि हम एडिबल ऑयल जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करें? हाँ हाँ, मैं एक दो दिन पहले ही मैंने देखा है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर का एक इंटरव्यू था, उनमें वो बता रहे थे कि जो सनफ्लावर के सीड होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के अब वो इंडिया में लाएंगे, और जो सनफ्लावर कल्टीवेशन है वो इंडिया में प्रमोट की जाएगी। जी जी जी। तो इस तरह से भारत जो है वो अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ रहा है कि किस तरह से, कि हम इंटरनली किस तरह से सेल्फ रिलायंट हो। बिल्कुल, और जिस तरह की क्राइसिस होती हैं वो हमें सोचने का अवसर भी देती हैं कि हम कुछ हम और इंटरनली क्या विकल्प एक्सप्लोर कर सकते हैं निकालें। हम, क्योंकि हमारी पॉलिसी, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो, हम 5 ईयर प्लान हमने जब बनाया तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहा था कि सेल्फ रिलायंट होना है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जब इस तरह की कोई क्राइसिस होते हैं, जब इस तरह की कोई ऐसे होते ये चीज, तो हम इंटरनली ढूंढते हैं कि किस तरह से हम इंटरनली इन मैटर्स को सॉल्व कर जैसे सकें। पेंडेमिक आया तो ऑनलाइन का जो पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा था लेकिन बहुत धीरे गति से चल रहा था। हाँ। वो एकदम से बूम पे आया कि अब तो काफी इजी हो गई है चीजें। जी जी जी। तो प्रिया जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से भारत जो है वो आत्मनिर्भर होने की तरफ सोच रहा है और क्या क्या प्रभाव पड़ा है। सोमेश जी के पास में आती हूँ। सोमेश जी, क्या अवसर मिले हैं हमें इस युद्ध के बाद? भारत के लिए क्या अवसर हुए हैं? क्या उस दिशा में वो कुछ सोच पा रहा है? जी मैम, देखिए काफी सारे अवसर खुले हैं भारत के लिए इस पैंडेमिक में। ये एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम इसने किया है। अब आप देखिए 2 साल से पैंडेमिक की सिचुएशन बरकरार है, लेकिन इंडिया के एग्रीकल्चर में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलें कि अब हम रशिया की अगर बात कर रहे थे, तो रशिया और यूक्रेन मिला के काफी ज्यादा वीट प्रोड्यूस करते हैं। अगर देखें तो चाइना के बाद रशिया ही आता है सेकेंड नंबर पर वीट प्रोडक्शन पूरी दुनिया में, क्योंकि अब इकोनॉमिक सैंक्शंस वहां पे लग गए हैं, वो ज्यादा अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो वीट प्रोड्यूस करके, जो जितने यूरोपियन नेशंस को रशिया सपोर्ट करता था बाय सेंडिंग वीट, उसको हम दे सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले सरकार का एक बहुत बड़ा डिसीजन आया कि वो वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा है। बिल्कुल। तो अब इस पे आईएमएफ ने डिमांड किया है इंडिया से कि आप अपना भी डोमेस्टिक जो आपका फुलफिलमेंट है वो भी देखें, और रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि आप बाहर भी थोड़ा, आप अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि आईएमएफ ने डिमांड किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरे को लगता है कि इंडिया कुछ ना कुछ इस बारे में सोचेगा। बिल्कुल। इस बारे में अभी कुछ कहना सही नहीं है, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं, हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा। दूसरा ये है कि मैम 2 साल से क्योंकि पैंडेमिक था, तो एफडीआई जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसका ज्यादा नहीं इनफ्लो था। एफडीआई में क्या होता है कि कोई सपोज बाहर की कोई कंपनी है, वो किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो एक तरीके से सिर्फ अपना पैसे नहीं लगा रही है, वो अपना नॉलेज, अपना स्किल्स और टेक्नोलॉजी, तीनों चीजें लगा रही है। कई बार तो अपने अपने प्लांट्स भी वो लगा लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक लाइबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है दूसरी कंपनीज पे कि हमें यहाँ पे अच्छे से काम करना है, सो दैट की प्रॉफिट अर्निंग ज्यादा हो और उतना ज्यादा मनी फ्लो हो जो इकोनॉमी में। तो यहाँ पे अभी देखा गया है 2021-22 का जो लास्ट क्वार्टर है, उसमें देखा गया कि $83.57 बिलियन अभी तक का हाईएस्ट एफडीआई हमने रिकॉर्ड किया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो ये क्यों हम अचीव कर पाए? क्योंकि जो बाहर की कंपनीज है उनमें हमने 3-4 चीजें हमने चेंजेस करी हैं। पहला तो उनको जो टैक्सेस हैं उसमें रिडक्शन किया। फिर दूसरा होता है रेड, जो हम जैसे हम बहुत टाइम से देखते हैं, रेड टेपिज्म की लाल लतीफाबादी, कि पहले इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। अब कई बार ऐसा हुआ है कि एक पेमेंट इंटरफेस बना दिया गया है, कंप्लायंस सिस्टम को काफी इंप्रूव कर दिया गया है कि अब जल्दी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको अपनी चीजें, कुछ चीज लीगल तरीके से या किसी से आपने सपोज कोई कुछ चीज आपने, अगर आपने परमिशन लेनी है किसी अथॉरिटी से, तो वो जल्दी हो जाएगा, उसमें टाइम कम लगेगा। दूसरा ये है कि हम क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी फोकस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी हमारे लीगल मैटर्स होते हैं वो भी अब आसान से, उतना आसानी नहीं बोलेंगे बट थोड़ा सा कम हो गया है कि भागना कम पड़ता है। 2 साल के पैंडेमिक में चाइना अपनी एक क्लोज्ड इकोनॉमी वाले स्टेटस में चला गया, क्योंकि वो अभी भी आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम पे भी बहुत सारे चाइना के शहर हैं जो कि लॉकडाउन में है। अब इसका क्या रीजन है? जब आपका शहर या फिर कोई एक पूरा स्टेट आप लॉकडाउन में चल रहा है, तो वहां पे आवाजाही कम होगी, वहां पे लोग बाहर से कम आ पाएंगे, आप लोग बाहर से कम जा पाएंगे बाहर। तो जब वो अपॉर्चुनिटी इंडिया को क्या मिली है कि जो बाहर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़ी कंपनीज है, वो वहां से फंड्स निकाल के इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। कितनी सारी कंपनीज हैं जो आईटी है, आईटी सेक्टर्स में सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो इंडिया में एक पोटेंशियल मार्केट देखती हैं। इसके पीछे रीजंस क्या हैं कि चाइना के बाद सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में है, अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो। और सबसे बड़ा रीजन ये भी है
कि इंडिया में उनको हर तरीके की फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जो आप वो एक इन्वेस्टर डिमांड करता है उन्हें वो मिल जाता है, और इजी है वर्क करना, क्योंकि डेमोक्रेसी अलग अलग किस्म की है। चाइना की मान डेमोक्रेसी बोले, कम्युनिज्म बोले, बट अलग तरीके से काम करता है। हमारे यहाँ पे काम करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे जो बड़े पैमाने पे मिल हाँ जाता एक है। मान के चलो यहाँ पे थोड़े लिबरल ज्यादा है काम करने के एटमोसफेयर को लेकर हम बात करें तो यहाँ पे जब कंपनीज आती है तो उनको काम करने में थोड़ा सुविधा होती है। यहाँ पे वो पॉलिसीज अच्छी सी जो बनी हुई है उनसे बात कर पाते हैं, गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात कर पाते हैं, तो उनके कोई इश्यूज होते हैं तो वो डील किए जाते हैं और उस पर सोल्यूशन दिया जाता है। चौथा है जो मैम ने बताया अभी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, अब जैसे अभी को अपनी पेट्रोल की बात हुई थी, अब पेट्रोलियम की बात हुई थी, तो उसमें क्या था कि जैसे रशिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, लेकिन हमारा जिनसे जो हम लेते हैं वो 1% के आसपास है। बट सिर्फ उससे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रशिया एक सुपर पावर की तरह उभरी है कुछ सालों में। तो अगर वो सपोज एक्सपोर्ट नहीं कर पाती है तो उससे क्या होगा कि आपके ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में पेट्रोल की प्राइसेस सर्ज होंगे। वही सेम सिचुएशन गोल्ड के साथ भी है, क्योंकि गोल्ड और पेट्रोलियम दोनों ही बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है रशिया। अब अगर वो गोल्ड नहीं दे पा रहा है बाहर, या प्रोडक्शन जितना हो रहा है उसके हिसाब से उसका आउटफ्लो नहीं हो रहा है, वो नहीं दे पा रहा है, कंट्रीज में नहीं जा रहा है, या उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है आउट ऑफ कंट्री, तो गोल्ड के प्राइसेस भी उससे ही इफेक्ट होंगे, गोल्ड के प्राइस भी राइज करेंगे। इंडिया में गोल्ड को एज अ सेफ हेवन माना गया है। सेफ हेवन का मतलब है कि एक तरीके से सेफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे गोल्ड में एक तो इंडिया में दो चीजें हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक ट्रेडिशनल तरीके से भी देखा गया है कि हम ट्रेडिशनली गोल्ड पे ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल वैल्यू भी है गोल्ड की, और ये माना जाता है गोल्ड के साथ कि उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती है, जैसे लैंड की प्राइस बढ़ते हैं। तो रियल एस्टेट और गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अब ये उनके लर्नर्स के लिए जो मार्केटिंग, फाइनेंस या एचआर से रिलेटेड मैनेजमेंट भी है, और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो है ही कि तो अगर यहाँ पे वही बात आ जाती है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन राइज करता है उतना गोल्ड प्राइसेस राइज करता है, और क्योंकि जब आपका इन्फ्लेशन एक हद में कंट्रोल हो जाता है तो आप गोल्ड को उस समय अपनी सुविधा के अनुसार निकाल के आप फिर उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी और चीज में, सो दैट कि आपने जो पैसा लगाया वो आपका एक आप ये मान के चल सकते हैं कि वो अभी सेफ है अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो। सातवां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैम, तो जैसे एक स्विफ्ट कोड होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे एक कंट्री को दूसरी कंट्री के को अगर पेमेंट करना है तो एक कोड्स ट्रांसफर होते हैं, कंट्री टू कंट्री या पर्सन टू पर्सन कोड ट्रांसफर होते हैं। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत ही इजी हो जाता है काम करने के लिए। अब रशिया को स्विफ्ट से बैन कर दिया गया, तो वहां पे अब कोई किसी को अगर कुछ प्रोडक्शन यहाँ से लेना है या किसी को पैसे देने हैं रशिया में, तो वो देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे इंडिया आता है, इंडिया का खुद का पेमेंट इंटरफेस है जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे नेपाल में, भूटान में और यूएई में इंडिया ने अपना खुद का पेमेंट इंटरफेस वहां पे एक्सेप्ट किया गया है कि उसमें क्या है कि अगर सपोज आपका मास्टर कार्ड जैसे हम बोलते हैं या वीजा कार्ड अगर वहां नहीं चल रहा है, तो इंडिया के हम यूपीआई पेमेंट के इंटरफेस के थ्रू भी हम वहां पेमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्मूथली चलता रहे और डिस्टर्ब ना हो, जो हम यहाँ से चीजें लेते हैं या देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्टर्ब ना हो। जी, तो सोमेश जी बहुत ही आपने अवसर बताए हैं, कई सारे पॉइंट्स आपने बताए, उन सब के जरिए आपने बताया। तो प्रिया जी के पास आना चाहती हूँ। प्रिया जी, अपने चलते अपने तमाम जो लर्नर्स हैं आपके सब्जेक्ट के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मैम हम अपने स्टूडेंट लर्नर्स को पढ़ाते हैं इन्फ्लेशन के बारे में या इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है इंडिया की। तो आप देखिए कि किस तरह से अब हम ये लाइव एक एग्जांपल देख रहे हैं हमारे लर्नर्स के लिए कि ये सीखने का समय आ गया है कि अब आप देखिए कि इन्फ्लेशन इंडिया में इंक्रीज कर गया है, 7% के करीब हमारा इन्फ्लेशन पहुंच गया है। तो अब आरबीआई अब क्या मेजर्स ले रही है? तो आरबीआई क्या कर रही है कि आरबीआई ने रेपो रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर दिया है। इसका मतलब है कि अब जो कंपनीज हैं या जो लोन का रेट है वो इंक्रीज हो गया है। तो अब लोग कम लोन लेंगे। अगर लोन कम लेंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। अगर मार्केट में मनी की सप्लाई कम होती है, लोगों के पास पैसा कम होता है, तो कमोडिटीज जो चीजें हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी। अब जब चीजों की डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस अपने आप नीचे जाएगी। तो ये डिमांड वाला जो डिमांड सप्लाई हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि जैसे डिमांड कम होती है प्राइसेस भी नीचे आती है। तो एक ये जो आरबीआई कोशिश कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के वो इस तरह से कमोडिटी की जो प्राइस है, जो इन्फ्लेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करे।
तो दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट भी कुछ करती है, मेजर्स अडॉप्ट करती है। जैसे मैंने सनफ्लावर की एग्जांपल दी है कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इंडिया में ही सनफ्लावर की कल्टीवेशन को इंक्रीज किया जाए। तो ये जो एग्जांपल्स है, अब हमारे लर्नर्स लाइव देख रहे हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट और RBI मिल के हमारी जो इकोनॉमी डिस्टर्ब हो चुकी है, इसको किस तरह से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे लर्नर्स के लिए आई थिंक एक बड़ा अच्छा अवसर है कि इंडियन इकोनॉमी को समझे, जो हम पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकली देखे कि कैसे अब जो है वो इस इकोनॉमी को संभालने की कोशिश की जा रही है। सही बात है, एकदम सही अवसर है स्टूडेंट्स के लिए कि वो चौकन्ना होकर अलर्ट रहकर। हाँ, अब देखिए ना कि कैसे गवर्नमेंट ट्राई करे कि इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जाए। तो ये लर्नर्स के लिए बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है समझने के लिए कि गवर्नमेंट और RBI मिलकर किस तरह से इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सोमेश जी, चलते आपको कुछ और कहना है? हमने FDI की बात करी। FDI क्या होता है, जो लर्नर्स हैं वो थोड़ा अगर नहीं भी उनको थोड़ा बहुत आइडियाज के बारे में, तो उसके बारे में जाने कि FDI क्या होता है, FII क्या होता है, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में क्या फ़र्क होता है। और IT इंडस्ट्रीज में अगर इंडिया में यहाँ पे कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, अपने कंपनीज यहाँ इंस्टॉल करना चाह रही हैं, तो वो क्यों करना चाह रही है, इसके पीछे रीजंस हमारे पास लाइव एग्जांपल्स के थ्रू में देख लिया कि अगर कहीं पर कोई कंट्री में, क्योंकि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, कहीं पर कोई क्राइसिस आई तो उसको हम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो इंडिया बखूबी कर रहा है। अब जहां पे प्रॉब्लम है वहां तो है ही प्रॉब्लम, वो एक टाइम पे सही हो जाएगी, जो कि हल्के हल्के सही हो रही है। बट इंडिया उस प्रॉब्लम को कैसे एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहा है, इसका एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं आज की डेट में। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी चर्चा ये हुई, हमारे तमाम लर्नर्स के लिए, लिसनर्स के लिए बहुत ही उपयोगी ये जानकारी थी। तो सोमेश जी, प्रिया जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो लर्नर्स, अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो, कोई क्वेरीज आपकी हो, तो आप इन दोनों ही प्रोफेसर से उन क्वेरीज का समाधान ले सकते हैं। तो आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।